नमस्कार बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर के अंकीय क्वेश्चन समाप्त होने के पश्चात एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। तो आज हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जो आपकी पहली यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि मैं आपको इसमें ये बता सकूं और समझा सकूं कि ये पूरे आपके जो 1 से लेकर के 4 तक के जितने चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, वो लगभग में आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको क्लियर कीजिए। आइए तो देखते हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, अर्थात कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। तो हमें ज़्यादातर ये समय नहीं बचा है कि आपको हम हर पॉइंट लिख करके रिप्रेजेंट करें। इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आते हो, पहले से आप लोगों के पढ़े हुए हैं। जैसे आपका होता है, पहला पॉइंट है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। तो इसमें हमें सबसे पहले वैद्युत के व्यवहार पे ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वैद्युत के व्यवहार के आधार पर हमने पदार्थों को 2 भागों में बांटा है। पहला होता है चालक और दूसरा होता है आपका, पहला क्या होता है? चालक, और दूसरा होता है अचालक। इसी को हम कहते हैं कुचालक, इसी को कहते हैं हम विद्युत रोधी। ये इसके नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसके 3 नाम हो गए। तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, चालक की डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें आपका आवेश प्रवाहित होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, पारा है, ये सभी आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिसमें किसी बाह्य स्रोत को लगाने पर आपका आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात उनमें आवेश गतिमान नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी, कुचालक और अचालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आपकी नई हेडिंग, इसमें उदाहरण आपके आ जाएंगे। जैसे आपका सबसे पहला तो रबड़ है, रबड़ के बाद आपका कांच है, अभ्रक है, तो ये उसके आपके अचालक और कुचालक के उदाहरण रहेंगे। फिर नई हेडिंग आती है चालकों, नई हेडिंग आती है चालकों में मुक्त आवेश तथा उसी में आपकी हेडिंग आ जाएगी बद्ध आवेश। इसको आप समझिए, ये भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि हम सभी कहते हैं केमिस्ट्री के अनुसार कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ किसमें से बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं का समस्त भार, उसका धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो नाभिक और कक्षाओं के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण
नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन उस प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और वो अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते हैं। इतना समझ में आ गया। लेकिन जैसे जैसे इन कक्षाओं की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे आपकी इस कक्षा में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाता है और नाभिक की बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन पर यह प्रबल आकर्षण बल बहुत कम अर्थात क्षीण आकर्षण बल प्राप्त होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर स्वतंत्र रूप से उस पदार्थ में गति करने लगते हैं। इन्हीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कारण क्या है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ में रहते हैं और उसी में आपके उस पदार्थ में ही आपकी गति करते रहते हैं, तो इनको ही हम आपके क्या कहते हैं, बद्ध आवेश या आयन कहते हैं। बद्ध आवेश की परिभाषा आपकी ये है कि वे धनावेशित आयन धातु चालक में स्थायी रूप से वे धनावेशित आयन धातु चालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया, अब धनावेश भी होता है, तो वे धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध का मतलब घिरे हुए, ये घिरा हुआ है, स्थायी रूप से बद्ध होते हैं तथा अपनी, अब नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होता है कभी भी ये अपनी स्थिति को नहीं त्याग सकता है। वे धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होते हैं तथा अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इन आयनों को या धन आयनों को हम बद्ध आवेश कहते हैं, अर्थात ऐसा आवेश जो आपका घिरा हुआ है और अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता है, तो ऐसे आवेशों को हम बद्ध आवेश कहते हैं। तो ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हुई, चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा। तो वैद्युत धारिता को आपको पहले हम बता देते हैं। वैद्युत धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। C मतलब जिसको हम कहते हैं आपका कैपेसिटर कहा जाता है धारिता। तो कंसेप्ट इंग्लिश में आपका है वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इट्स डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें वैद्युत धारिता की अभिधारणा को पढ़ना। देखिए, कोई भी चालक होता है, जैसे ये आपका एक चालक है, इस चालक को हम Q आवेश देते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते हैं तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है। मतलब ये है कि जब किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता, जिसको हम C कहते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता कहलाती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा
आवेश संग्रहण करने की क्षमता होती है। दूसरे रूप संग्रहण करने क्षमता की माप होती है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात के साथ बढ़ता है। अर्थात जैसे जैसे आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो वैसे वैसे उसके विभव में भी वृद्धि होती है। तो यदि हम ये कहें कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है तो Q अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा? V। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर C इंटू V। तो C बराबर क्या आ जाता है? Q अपॉन V। ये आपका क्या हो गई? वैद्युत धारिता का सूत्र प्राप्त हो गया। C बराबर Q अपॉन V। एक बार और समझ लीजिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक के आवेश संग्रहण मतलब ग्रहण करने की क्षमता की माप है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव के अनुपात में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे जैसे हम उस चालक को विभव देते जाते हैं तो उसके वैसे वैसे उस चालक के विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि भी हो जाती है। अर्थात Q अनुक्रमानुपाती V। तो अनुक्रमानुपाती का साइन गया, Q बराबर CV आ गया। तो C बराबर क्या प्राप्त हो गया? Q अपॉन V। अब इससे हमें इसकी परिभाषा बनानी है। परिभाषा देखिए, C क्या है? धारिता। किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अब इसका परिभाषा हो गई है। परिभाषा के बाद इसका क्या लिखना है हमें? मात्रक। तो C बराबर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट। तो मात्रक क्या निकल आया? कूलाम प्रति वोल्ट। अब यदि इसकी आपको विभव चाहिए तो C बराबर क्या होता है आपका? Q अपॉन V। V बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। V बराबर होता है W अपॉन Q। तो बराबर Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? W। आवेश की विभव क्या होती है? AT। तो A की पावर 2 AT की पावर 2। कार्य की विभव क्या होती है? ML स्क्वायर T की पावर -2। तो विभव क्या निकल आई? M की पावर -1 L की पावर -2। और यहाँ देखिए 2 ये है और 2 यहाँ से आएगा तो T की पावर 4 और A की पावर कितना आ जाएगा आपका? 2। ये किसकी विभव है? आपकी धारिता की। तो आपको आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। आज हम इसके मात्रक विभव के बारे में और परिभाषा के बारे में अभी हम कर चुके हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और इसको कॉपी में नोट कर लें। अभी हमने मात्रक और विभव को समझा था, लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट भूल गया हूँ, आपको ध्यान रखना है।
वैसे धारिता का जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो फैरड होता है। तो 1 फैरड बराबर आपको ध्यान रखना है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको ये आगे भी ध्यान रखना होगा कि माइक्रो फैरड आएगा, पिको फैरड आएगा। तो माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 लगाएंगे, पिको के लिए 10 की पावर -12 लगाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मात्रक किस में दिया है और आगे किस में बढ़ाना है। तो ये इतना आप पीछे के टॉपिक में लिखेंगे, ना कि इस टॉपिक में। अब हम एक नई हेडिंग के साथ उपस्थित, नई हेडिंग है हमारी विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब होता है उसके अंदर, उस चालक के अंदर आपका आवेश उपस्थित नहीं है, उस चालक के पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है, अर्थात बेलन गोला अंदर से खोखला है। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे होंगे, आपका चित्र दिखाई दे रहा होगा, ओ बिंदु है जो उसका इस गोलीय चालक का आपका क्या है, केंद्र है। केंद्र से इसके पृष्ठ की दूरी क्या है, स्मॉल ए है। और इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो उसके बाहरी पृष्ठ पर ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और यह एक ऐसे माध्यम में आपका उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के। तो अब हमें इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता का पहले आपको सूत्र आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि C बराबर क्या होता है, Q/V। अब यहाँ पे आवेश तो हमारे पास है, धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमारा क्या आवश्यक है, विभव। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव हमने सूत्र क्या ज्ञात किया था, V बराबर 1/V बराबर ध्यान 1/4πε0 के Q/R। ये सूत्र हमने प्राप्त किया था किसका, विभव का। किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो इसमें भी हमें वही करना है। जब आपका विभव निकल आएगा तो विभव का मान धारिता की परिभाषा से इसमें रख देंगे, आपका धारिता ज्ञात हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस चित्र के बारे में कैसे लिखना है। तो आप जैसा चित्र दिख रहा है वैसे ही इसमें समझ करके लिख सकते हो। माना कि एक विलगित गोलीय चालक, माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में रखा हुआ है। दूसरे रूप में आपको अगर नहीं आ रहा तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। जब इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस विलगित गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात इसके बाहरी पृष्ठ पर विभव एक समान होता है। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता है हमने अभी क्या बताया था कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर अथवा गोलीय चालक के बाहरी किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब किसी भी बिंदु पे यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। ये हम लिखते हैं, अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर
1/4πε0 a Q अपॉन ए की जगह पे आर की जगह पे क्या है ए, तो ये आ गया। अब हमें क्या लिखेंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो पहले इससे क्या लिखेंगे, यदि गोलीय चालक की धारिता, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो, तब C बराबर Q अपॉन V बराबर वैल्यू रख देंगे Q अपॉन 1/4πε0 a इंटू Q अपॉन स्मॉल a। अब ये वाली वैल्यूज ये आप देख रहे होंगे, ये और ये कहाँ जाएंगे ऊपर, क्या लिख देंगे इसको, Q अपॉन Q 4πε0 a अपॉन में क्या बचा अकेला Q, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या आ जाएगा आपका 4πε0 a। ये आपको सूत्र प्राप्त हो गया, C बराबर 4πε0 a। यही आपके विलगित गोलीय चालक की धारिता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी विलगित गोलीय, देखो आप यहाँ धारिता आपकी किस पे निर्भर है, परावैद्युतांक पर और उस गोले की त्रिज्या पर। तो C अनुक्रमानुपात क्या है A और C अनुक्रमानुपात क्या है K। यदि किसी चालक को परावैद्युतांक में रख दिया जाए तो उसकी धारिता में वृद्धि होगी और उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, तो उसके गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि यदि निर्वात अथवा वायु होता है, निर्वात अथवा वायु, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है K बराबर कितना रहेगा 1, तो यही सूत्र बन जाएगा C0 बराबर 4πε0 स्मॉल a, जहाँ a उस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या होगी। तो आज के लिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो यूनिट है ये एक पहली यूनिट कहलाती है। ये पहली यूनिट हमारी आपको 8 अंक दिलाती है। 8 नंबर के पूरे पेपर में आपके 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक तो जो भी क्वेश्चन आएंगे टोटल उनका आपका 8 अंक होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे आपका यहीं पर रहने दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।